दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम सिंचाई एवं नहरों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है और यहाँ से कई प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत सिंचाई एवं नहरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, गोदावरी और महानदी, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा और गोदावरी, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण या इंटरलिंकिंग से जुड़ी है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। नहर परियोजना और अवस्थिति। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र सही है और जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं बल्कि राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, इसका संबंध गुजरात राज्य से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। इस प्रश्न का उत्तर आप विस्तार में देखें तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों और कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 3 कथन आपके सही हैं, लेकिन एक कथन ऐसा है जो आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका। पहला है कि देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं, ये आपका सही नहीं है। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, सही है। और पर्वतीय क्षेत्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही नहीं है। दोस्तों वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, न कि कुएं। और दोस्तों इनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 48.51% का योगदान है। नलकूप और कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत मात्रा जो है 63.94% आती है। नहरों द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि 22.96%, टैंक द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.33%। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आप जान लीजिए ये हरियाणा में। और जो 2015-16 की स्थिति है इसमें आप देख लीजिए, हरियाणा में कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सिंचाई के अंतर्गत हरियाणा का सर्वाधिक 96.91%, उत्तर प्रदेश में 83.17%, मध्य प्रदेश में 56.25%,
और महाराष्ट्र में 17.03% है। 2015-16 के आंकड़ों कृषि संगणना के अनुसार देश में सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि का प्रतिशतांश चंडीगढ़ में 100% में सर्वाधिक था। इसके बाद पंजाब और हरियाणा का स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। वर्तमान में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य आपका पंजाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से सही हैं। पहला है कि मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। ये वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, सही नहीं है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 आपके सही हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से मृदा में उर्वरक या पोषक हानि कम की जा सकती है। इसमें जल के उपयोगी और अपेक्षाकृत कम प्रयोग के कारण उन क्षेत्रों में जहां अधिकांशतः नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, भौम जल स्तर को कम करने से रोका जा सकता है। तो कथन 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसे। तो उत्तर है PWP सिंचाई को। दोस्तों, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये जो PWP सिंचाई है ये जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अत्यंत आवश्यक हो जाती है। अगला प्रश्न है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहाँ पर, किस क्षेत्र में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है किस क्षेत्र में 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो ये सरयू पार मैदान में। दोस्तों, सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से 74.9% होती है। उसके बाद बिहार का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब में। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2018-19 में 18-19 के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई में जो नलकूप सिंचित क्षेत्र है ये सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नलकूप और कूप से सिंचित किया जाता है, जो भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का 28.19% है। इसके बाद राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम है। यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3 और 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 कैसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्नगत मानचित्र में राज्यों में सिंचाई के लिए उपलब्ध वार्षिक भूतल जल संसाधनों का राज्यवार जो है उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 40.72 बिलियन क्यूबिक मीटर और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 15.29 बिलियन क्यूबिक मीटर। पश्चिम बंगाल में 8.38 बिलियन क्यूबिक मीटर और असम में 2.06 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो अवरोही क्रम जो है एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का राज्यवार विवरण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में माला नहर तंत्र को प्रभावित किया था? के.एल. राव ने, दिनशा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने या वाई के अलग ने? तो सही उत्तर दिनशा जे दस्तूर ने, ऑप्शन बी। दोस्तों, माला नहर तंत्र या गारलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिनशा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विस्तार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद में के.एल. राव का नाम भी इससे जुड़ गया। तब जल संसाधन मंत्रालय ने इन दोनों यानी नदी जोड़ और माला नहर तंत्र को अस्वीकृत कर दिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर सर आर्थर कॉटन को। आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है कैसे? देखिए, भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? बृहद परियोजना से, लघु और बृहद परियोजना से, इसके अलावा लघु परियोजना से या मध्यम परियोजना से। तो सही उत्तर लघु और बृहद परियोजनाओं से। दोस्तों, लघु परियोजनाएं क्या है? माइनर। इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत में सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। वहीं बृहद और मध्यम परियोजनाओं से लगभग 38% सिंचाई क्षमता पूरी होती है। तो इस तरह विकल्प के अनुसार लघु और बृहद परियोजनाओं से संयुक्त रूप से सर्वाधिक सिंचाई क्षमता पूरी होती है। अगला प्रश्न है, फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो ये है 40,000 क्यूसेक। दोस्तों, फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मोड़ दिया गया। यही इसकी जलवहन क्षमता है। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में? तो सही उत्तर केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले के चेरुकुन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ये परियोजना वर्ष 1966 में पूरी हुई। चेरुकुन्नम नदी मंगलम की सहायक और भरतपुझा की उप सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सोन से, गंगा नदी से, कोसी से या गंडक से? तो सही उत्तर गंडक नदी से। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। सारण सिंचाई नहर जो है गंडक नदी से निकलती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। इनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। दोस्तों, आप जान लीजिए, हरिके बैराज के निकट से ब्यास और सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, हरिके बैराज या इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत किन नदियों के संगम पर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये कि हरिके बैराज जो जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इसका जल स्रोत ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सही उत्तर राजस्थान की इंदिरा नहर जो है ये ब्यास और सतलज के संगम से सतलज और ब्यास और संगम के सतलज से निकलती है। ब्यास और सतलज के संगम से निकलती है। तो बी और सी इसमें दोनों ही सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ पर है?
तो ये सतलज नदी पर हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिससे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? तो सही उत्तर, इंदिरा गांधी नहर जो है ये सतलज, ब्यास और रावी नदी, ब्यास, रावी और सतलज यानी 1, 3, 4 से जो है ये अपना जल प्राप्त करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने करवाया था। ये नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, इसका निर्माण गंगा सिंह जी ने किस वर्ष में कराया था? तो उत्तर है 1927 में। अगला प्रश्न है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आप देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार। तो ये सभी दोस्तों शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्य बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं वाला नहर प्रणालियों से सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्रातिशीघ्र दोस्तों उपयोग करके बहुफसली खेती, भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक का सृजन 1973-74 में किया गया था। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सत्य हैं, एक सत्य नहीं है। देखिए, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, सही है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, सही है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर में घग्गर नदी के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। ये विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है, कथन भी सही है। निजाम सागर बांध का निर्माण गोदावरी की सहायक मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में किया गया है, तो कथन सी सही है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और ताल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पर? तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन है हरिद्वार, नरौरा, बरेली या कानपुर में। तो सही उत्तर नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर नहर को 1878 में प्रथम बार चलाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? आपको बताना है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर? तो सही उत्तर त्रिवेणी नहर। दोस्तों त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है और ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाली नई योजना है किस लिए? तो हरियाली योजना आप जान लीजिए दोस्तों, ये बंजर भूमि के विकास के लिए है। हरियाली योजना बंजर भूमि विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है, हरियाली परियोजना का संबंध किससे है?
तो ये जल प्रबंधन से, ताकि बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं, आपको बताना है। देखिए, मृदा के बह जाने की रोकथाम, बिल्कुल सही। देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये सही नहीं है। वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन। तो 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 आपके सही हैं। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम, परियोजना और मंत्रालय का मिलान करना है। सूखा प्रवण क्षेत्र, इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो आप देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ही भूमि संसाधन विकास द्वारा चलाए गए प्रोग्राम हैं। तो ये आप जान लीजिए कि इसमें से कोई नहीं सही सुमेलित है। दोस्तों याद रखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीनों ही भूमि संसाधन विकास द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि और सहकारिता विभाग का कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा द्रप्स यानी ड्रिप सिंचाई पद्धति के उपयोग के लाभ हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी। तो इसमें से कौन कौन से लाभ हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी, 1 और 3 आपके सही हैं। आप देख सकते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन यानी केंद्रीय जल आयोग ने ड्रिप सिंचाई पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में इसके लाभ बताए हैं। जल की बचत होती है, पौधों के आकार और उत्पादकता में वृद्धि होती है, ऊर्जा और श्रम की बचत है, कम उपजाऊ मृदा के लिए ये उपयुक्त है, खारे पानी का उपयोग संभव है, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण लगता है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन नहीं होता है और भूमि तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और उसके अलावा इसमें रोग और कीट समस्याएं न्यूनतम होती हैं। इसकी हानियां ये हैं कि मृदा में लवणता समस्याओं की वृद्धि होती है, डिजाइन, स्थापन और उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत होती है और आर्थिक और तकनीकी सीमाएं हैं। तो 1 और 3 ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं, जबकि मृदा लवणता में इससे कमी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, बकिंघम नहर स्थित है कहाँ पर? तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। याद रखिएगा, बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, खनन क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र? तो सही उत्तर कृषि क्षेत्र। भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में वर्षा के माध्यम से प्राप्त कुल जल उपलब्धता लगभग 3880 बिलियन घन मीटर प्रतिवर्ष है। वाष्पीकरण के बाद 1999.20 BCM जल प्राकृतिक अपवाह के रूप में उपलब्ध होता है और भूगर्भीय और अन्य कारकों के कारण उपयोज्य जल की उपलब्धता 1122 BCM प्रतिवर्ष तक सीमित है, जिसमें 690 BCM सतही जल और 432 BCM पुनर्भरणीय भूजल शामिल है। पुनर्भरणीय भूजल में से सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से और ताप्ती बेसिन से? तो सही उत्तर गंगा बेसिन और यमुना बेसिन। यहाँ पर B और C आपका दोनों सही होगा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है।
चंबल यमुना की सहायक नदी है, लेकिन ये गंगा की उप सहायक नदी भी है और समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है, इसलिए बृहद बेसिन के अनुसार ये गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के रूप में ये यमुना बेसिन से संबंधित है। यदि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना हो तो यमुना बेसिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होता है, लेकिन प्रश्न की अस्पष्टता के आधार पर विकल्प बी और सी दोनों ही सही संबंधित हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना ये यमुना बेसिन से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारत के भूगोल के अंतर्गत सिंचाई एवं नहरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आगे के वीडियो में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।